दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश सिंह बिष्ट अपने लाइव चैनल इंडिया टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस समय मैं पहुंचा हूं जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली जी के कार्यालय में हमारे साथ है। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले एक ही विषय पे मैं आना चाहूंगा। 2027 की तैयारियों में हर पार्टी इस टाइम अपनी कमर कस चुके हैं। आपकी कैसे तैयारी चल रही पार्टी की, और इस बार आप कितने विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारेंगे और आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, चुनाव में अभी 1 साल है और ये भी कह सकते हैं कि चुनावी साल शुरू हो चुका है, क्योंकि 1 साल के बाद चुनाव हो जाएगा। निश्चित तौर पे सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और सभी लोग मैदान में किस तरीके से उतरना है, किन मुद्दों को लेके उतरना है, सभी अपनी अपनी तैयारियों को लेके, मुद्दों को लेके कमर कसने जा रहे हैं। और इसी तरीके से जन अधिकार पार्टी भी 2027 चुनाव में जा रही है और 2027 में इस बार जिसे बदलाव कहते हैं, खास तौर पे मैदानी क्षेत्रों में एक बड़ा बदलाव की तरफ कहीं ना कहीं जन अधिकार पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि हमारा उत्तराखंड राज्य बने हुए 25 साल हो गए। 25 साल का उत्तराखंड राज्य बने हुए हो गए, आज भी ना तो हमारे प्रदेश की राजधानी के मुद्दे को सुलझा पाए ये लोग। दोनों पार्टी के मुख्यमंत्री यहां रह चुके, आज भी प्रदेश की राजधानी कहां हो और क्यों हो, मुद्दा ज्यों का त्यों खड़ा है। कोई इस पर प्रदेश की जनता को स्पष्ट नहीं है कि हम उत्तराखंड प्रदेश में रह रहे हैं और हमारी राजधानी कौन सी है या कौन सी होगी। दूसरी बात, आज भी उत्तराखंड को 2 नजर से देखा जाता है, एक पहाड़ी और एक मैदानी। ये विवाद जब से प्रदेश बना तब से आज तक दोनों पार्टियों ने यहाँ पे मिलकर राज किया। इस विवाद को आज तक समाप्त नहीं कर पाई। उत्तराखंड राज्य बना हर समुदाय के लगभग और देसी पहाड़ी सभी लोगों ने उसमें अपने प्राणों की आहुति दी, संघर्ष किया, मुकदमे झेले। नतीजा यह है कि उत्तराखंड राज्य बना, लेकिन एक विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने कहा यह पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ियों का प्रदेश है। वो विवाद आज तक समाप्त नहीं हो पाया। प्रदेश में आज भी प्रदेश सरकार विकास की बातें ना करके कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, है ना, इनकी बैसाखी पर चल रही है। तो सबसे बड़े मुद्दे ये हैं कि हमारे प्रदेश की राजधानी कहां हो, आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जन अधिकार पार्टी पे यदि प्रदेश की जनता भरोसा जताती है, सबसे पहले हम प्रदेश को स्पष्ट तौर पे ये साफ करेंगे कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में ही होगी, खाली बातें नहीं होंगी, और वो होगी। जन अधिकार पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण ही हो, क्योंकि प्रदेश की मांग है। देहरादून जो राजधानी है ये अधिकारियों की सहूलियत से और मुख्यमंत्रियों की सहूलियत से सिर्फ बनाई गई है। तो नेताओं की और मंत्रियों की और अधिकारियों की सहूलियत ना देख के प्रदेश की जो एक भावनाएं हैं, उन भावनाओं को देखते हुए सबसे पहले जन अधिकार पार्टी उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण ही हो, उस पे मोहर लगाने का काम करेगी। दूसरा, प्रदेश बने हुए 25 साल होने के बावजूद, जैसे मैंने अभी कहा, ये ज्यों का त्यों खड़ा है विवाद की मैदानी और पहाड़ी। जब प्रदेश की राजधानी गैरसैंण में होगी, निश्चित तौर पे वहां बहुत सारे कारोबार से लेके, रोजगार से लेके, नौकरियों से लेके अनेकों प्रकार के विकल्प वहां खुलेंगे जो आज देहरादून में खुले हुए हैं। निश्चित तौर पे राजधानी की वैल्यू ज्यादा होगी। राजधानी कैपिटल होता है देश का, प्रदेश का, तो वहां की जब वैल्यू बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे आज जो देसी लोगों को कहीं ना कहीं इस नजरिए से देखा जाता है कि ये लोग राजधानी में रह रहे हैं और संघर्ष पहाड़ के लोगों ने किया, तो जब पहाड़ ये समाप्त हो जाएगा, इसे समाप्त करने का काम जन अधिकार पार्टी करेगी। प्रदेश के अंदर आज
लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, अनेकों प्रकार के सिर्फ धार्मिक चीजों को लेकर सरकार चल रही है। ऐसे तमाम मुद्दे खत्म कर दिए जाएंगे। वो मुस्लिम समाज हो, वो हिंदू समाज हो, वो किसी जाति का समाज हो, जिसने अतिक्रमण किया है, जो कानून का उल्लंघन करेगा, उस पे बात होगी, उसको समाप्त किया जाएगा, ना कि उसके सहारे प्रदेश को लेके चला जाएगा। ये तो हो गई जो आज मुद्दे प्रदेश के अंदर इन्होंने खड़े कर रखे, जिनकी बैसाखियों पे दोनों पार्टियां चल रही हैं, हम उनको समाप्त करेंगे। और जन अधिकार पार्टी अगर बात करेगी तो प्रदेश में सबसे पहले फिर युवाओं की रोजगार की बात करेगी, बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है उसकी बात करेगी। उत्तराखंड का प्लान आज तक दोनों पार्टियों ने कोई भी ऐसा स्वरूप तैयार नहीं किया, कोई ऐसी योजना नहीं बनाई कि प्लान हमारे प्रदेश का रुके। प्लान खत्म ही नहीं हो रहा है। आधा प्लान उसी दिन खत्म हो जाएगा जब स्पष्ट रूप से हमारे प्रदेश की राजधानी गैरसैंण होगी। और जो सुख सुविधाएं देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिलों को दी गई हैं, ऐसी ही सुख सुविधाएं, इनसे छीनना नहीं है कुछ, किसी से लेना नहीं है कुछ, यही सुख सुविधाएं पूरे प्रदेश में हो, प्लान अपने आप रुकेगा। रोजगार के अवसर होंगे, प्लान अपने आप रुकेगा। मिनी उद्योग की सरकार बात करती है लेकिन नहीं लगाए जाते। जब वो लगेंगे तो प्लान अपने आप रुकेगा। इसके साथ साथ जन अधिकार पार्टी की जो हमारे उसमें है, स्पष्ट है, जो हमने प्रदेश के लिए खाका तैयार किया है, हमने एक ये मन फाइनल किया है कि जिस दिन जन अधिकार पार्टी पे हरिद्वार जिले की जनता, प्रदेश की जनता भरोसा करके हमारे लोगों को विधानसभा भेजने का काम करेगी, हम सबसे पहले प्रदेश के अंदर जो आज भी स्वास्थ्य को लेके स्थितियां जो हैं ऐसी चल रही हैं, जिसको ये कह सकते हैं कि एक प्राइवेटीकरण हो रखा है ना, प्राइवेट संस्थाओं के हाथों में स्वास्थ्य विभाग चल रहा है, उसको खत्म करने का काम करेंगे। आज भारत सरकार की योजना है आयुष्मान, लेकिन 80% टेस्ट जो हैं, जो ब्लड टेस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, उनमें से 80% टेस्ट जो हैं आज भी प्राइवेट संस्थाओं से कराते हैं डॉक्टर। आयुष्मान में साफ कह देते हैं कि आयुष्मान के अंतर्गत नहीं आ रहा है, हालांकि वो आता है उसमें, लेकिन वो कह देते हैं कि इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से निजीकरण हो रखा है स्वास्थ्य का भी, ये निजीकरण खत्म करेंगे उसी दिन। आज प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं हम, जो निजीकरण हो रखा है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, वो लूट नहीं रहे, वो एक तरीके की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। बच्चे के गार्जियन को फीस बता दी जाती है 5,000 10,000, एडमिशन हो जाता है, उसके बाद अलग अलग तरीके से, तमाम अनेकों प्रकार के तरीके से, कहीं फेस्टिवल के नाम पे, कहीं अलग अलग तरीकों से एक ब्लैकमेलिंग चल रही है प्राइवेट स्कूलों की। तो ये ब्लैकमेलिंग खत्म करेंगे प्राइवेट स्कूलों की। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए यहाँ पर बातें तो होती हैं, लेकिन कोई ऐसी योजना धरातल पे काम नहीं कर रही। महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं भारत सरकार की हैं, उन पे धरातल पे उनका इम्प्लीमेंट हो, उन पे कार्य हो, उसका काम जन अधिकार पार्टी करेगी। इसके साथ साथ जब तक हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाते हम, जब तक हम उनको नौकरी नहीं दे पाते, हम उनको कहीं ना कहीं बेरोजगारी भत्ता देंगे। कम से कम 2,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ते का एक प्रावधान लागू करेंगे, जिससे कि आज नौजवान पढ़ लिख कर दोस्तों में भी बेइज्जत हो रहा है, शाम को घर जाता है अपने, उसमें बेइज्जत हो रहा है, अपने खर्च पाने के लिए भी बेइज्जत हो रहा है, क्योंकि उसके पास जेब खर्च का भी पैसा नहीं है, उसके पास अपने आप को, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा नहीं है। तो सरकारों ने युवाओं को ऐसे लावारिस छोड़ दिया है कि तुम पढ़ लिख लिए, नौकरी जो है नहीं, और रोजगार है नहीं, अब तुम घर में भी जलील हो, दोस्तों में भी जलील हो, और अपना खर्च भी घर वालों से ही मांगो। तो ऐसी स्थितियों से हमारा नौजवान जो डिप्रेशन में जा रहा है, और वो गलत रास्तों पर चल रहा है। चोरी चकारी में युवाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, नशे की तरफ बढ़ती जा रही है। पहले युवा नशा करता है अपनी टेंशन की वजह से, फिर वो नशा करता है, नशा करते करते फिर उस नशे को बेचने का कारोबार कर देता है, बेचने के कारोबार के बाद फिर वो उसका आदी हो जाता है।
क्योंकि उसको वहां से स्रोत मिल जाता है और अपना दिमागी जो संतुलन उसका एक तरीके से बिगड़ा हुआ है उसको नशा करके ठीक करने का जो प्रयास करता है वो उसका आदी हो जाता है। सरकार इस पे कोई काम नहीं कर रही है। आज अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, धरातल की बात करें, बिल्कुल स्थिति है कि ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर का इलाका नहीं है जहां पर सूखे नशे नहीं बिक रहे हैं, जहां पर सरकार और प्रशासन की मिली भगत के कारण नशा जो है हर क्षेत्र तक पहुंच रहा है। तो ऐसे नशे जो प्रतिबंधित नशे हैं, स्मैक, गांजा, है ना, चरस, ये देहरादून में आ कैसे रहे और आने कौन दे रहा? इन पे लगाम लगाना है काम जन अधिकार पार्टी करेगी। इसी तरीके से बहुत सारी स्थितियां इंस्टीट्यूट की हैं, कॉलेजों की हैं, जहां पर फीस उनकी मनमर्जी से तय हो रही है। यूनिवर्सिटी के ऊपर कानून कुछ और है, नियम कुछ और है और वहां पर उनकी अपनी मनमर्जी चल रही है। तो युवाओं के ऊपर, खास तौर पे युवाओं के ऊपर अनेकों प्रकार के भार डाले हुए हैं। उन्हें कोई रिलीफ देने की बात नहीं कर रहा, उसको खत्म करेंगे। इसके अलावा हरिद्वार, खास तौर पे हरिद्वार जिले की अगर हम बात करते हैं, हरिद्वार जिले में जितने भी लोकल लोग हैं उनके अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनके पास हुनर की कमी नहीं है। चाहे वो कारोबारी फील्ड की बात करें हम, चाहे वो सामाजिक फील्ड की बात करें हम, या व्यावसायिक फील्ड की बात करें, या राजनीतिक फील्ड की बात करें हम, लेकिन हो क्या रहा है, हरिद्वार जिले के अंदर ज्यादातर बाहर से लोग जाके उनके ऊपर जबरदस्ती नेता बनने का काम कर रहे हैं और हरिद्वार जिले को अपने हिसाब से चलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों पे भी हम लगाम लगाएंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र का व्यक्ति है उस क्षेत्र में वो नेतृत्व करेगा, निश्चित तौर पे उसका कहीं ना कहीं मन, दिल, दिमाग, उसकी भावना जुड़ी होगी उससे। जब उससे सारी चीजें जुड़ी होंगी तो वो निश्चित तौर पे जिसको बोलते हैं कि मन से वहां पे काम कर पाएगा। और अभी हो क्या रहा है कि कॉमर्शियल तरीके से वहां पे काम हो रहे हैं, वहां पर लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है सामाजिक फील्ड में, वहां पर लोगों को राजनीतिक फील्ड में आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, ठेकेदार बनाए जा रहे हैं, ठेकेदारों में कंपटीशन कराया जा रहा है कि इसको इतनी विधायक नहीं दे दी, तुझे भी मिल जाएगी, उसको भी मिल जाएगी। उन्हें छोटे छोटे से लालच देके उनको गुमराह किया जा रहा है और चेले बनाए जा रहे हैं, चमचे जिसको बोलते हैं, और उनके सपने दिखा के बनाए जा रहे हैं कि अभी सरकार बदलेगी तब हम कुछ बड़ा करेंगे, एक बार मंत्री बनने दो, तुम्हारे सारे रास्ते खोलेंगे। तो ऐसी बहुत तमाम तरीके से वहां पे लोगों को गुमराह किया कर रखा है लोगों ने, उसे खत्म करेंगे। प्रत्येक साल जब गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की बात आती है, हर साल किसानों को कहीं ना कहीं आंदोलन करना पड़ता है। बिना आंदोलन के आज तक का इतिहास रहा है उत्तराखंड का, किसी भी वर्ष गन्ने का दर तय नहीं हुई है, भुगतान नहीं हुआ है बिना धरना प्रदर्शन के। जो अन्नदाता है, जो हम पूरे देश को अन्न दे रहा है, जो अपना 6-6 महीने, 1-1 साल तक मेहनत करने के बाद ये सारी चीजें कर रहा है, उसके बाद भी उसको धरना प्रदर्शन करने के बाद अपना भुगतान कराना पड़ रहा है। ऐसी व्यवस्थाओं को हम ठीक करने का काम करेंगे, जिससे कि किसान को कभी धरना प्रदर्शन ना करना पड़े, कोई आंदोलन ना करना पड़े। और इसी तरीके से आज तमाम प्रदेश में देखो, अलग अलग तरीके से कहीं उपनल कर्मी पहले लगा दिए जाते हैं, बाद में उनको निकालने का काम कर दिया जाता है, तो उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती। उसके लिए एक उचित व्यवस्था की जाएगी। आज प्रदेश की अगर हम बात करें, 10 तरीके के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं सरकार के खिलाफ। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने उसी बैसाखी पे चल रही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिंदू मुस्लिम, देसी पहाड़ी, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इससे बाहर निकालने के लिए तभी संभव है जब इन दोनों पार्टियों से हटके विधानसभा में एक अच्छे लोगों का नेतृत्व होगा, अलग लोग वहां पे जाएंगे, तीसरे विकल्प के लोग जाएंगे, ये तभी संभव है। नहीं तो जिस तरीके से आज देख लीजिए, जो कानून के रखवाले हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं, वही लोग न्याय के लिए महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज वकीलों को, जो वकील न्याय दिलाने का काम कर रहे थे, वो आज पीड़ित हैं। वो कहीं ना कहीं आज इस कदर इस स्थिति में आ गए हैं कि वो इस आंदोलन को कैसे और ज्यादा चलाएं, क्योंकि समाधान कुछ निकला नहीं है। तो प्रदेश में अनेकों प्रकार की बहुत चीजें चल रही हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। और जो हमारा विपक्ष है, अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, जो हमारा विपक्ष है वो विपक्ष तो मित्र विपक्ष है।
ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर वही कांग्रेस है और वही भाजपा है। यहाँ पर लोगों को सिर्फ ठगा जाता है भाजपा और कांग्रेस के नाम पे, उनको लड़ाया जाता है भाजपा और कांग्रेस के नाम पे। सच्चाई यह है कि वही लोग भाजपा से मिले हुए हैं, वही लोग कांग्रेस से मिले हुए हैं। मित्र विपक्षी भूमिका यहाँ पर चल रही है। बताओ कब खाना पूर्ति के अलावा विपक्ष ने यहाँ पे कोई आंदोलन की आवाज उठाई? बताओ कितने दिन की कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी है कितनी बार उसने भूख हड़तालों की बात की, धरना प्रदर्शन की बात करी? या तो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जाता है और उसमें हाय उल्ला करके सोचते हैं हमने फतेह कर ली, हमने महाभारत जैसा युद्ध की तरह समझते हैं अपने आप को, वो युद्ध जीत लिया जैसे हमने, ऐसी बात करते हैं। इसको मित्र विपक्षी कहते हैं। विधानसभा घेराव की बात आती है, उसको भी एक सिर्फ मतलब जितना विपक्ष यहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभा रहा है वो सिर्फ खाना पूर्ति की निभा रहा है। क्योंकि विपक्ष का मतलब ये है अगर विपक्ष ने आवाज उठाई तो सरकार को बात माननी पड़ेगी। सरकार पहले तो मानती नहीं है, लेकिन विपक्ष अगर मजबूत हो तो सरकार मानेगी, लेकिन वो मजबूत वाला काम हो ही नहीं पा रहा। तो अगर मजबूत विपक्ष मजबूत तरीके से करे तो सरकार बात माने। आज तक लगभग 9 साल होने को आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से विपक्ष एक भी मुद्दे पे अपनी बात नहीं मनवा पाया। तो इसको विपक्ष नहीं बोलेंगे, इसको मित्र विपक्ष ही बोलेंगे। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, विपक्ष बताए कि हमने ये एक किसी भी मुद्दे पे मौजूदा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपनी बात मनवाई है। और आज इसके साथ साथ जो विपक्ष की यहाँ पे पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो खास तौर पे बात करती है सेकुलर की, सेकुलरिज्म की बात करती है, कहीं ना कहीं समानता की बात करती है, सबको साथ लेके चलने की। लेकिन स्थिति इसके उलट है, स्थिति उसके उलट है। खास तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी एक समुदाय को टारगेट करके चल रही है, मुस्लिम समुदाय को लगातार टारगेट कर रही है। उसी की बैसाखी पे जैसे मैंने अभी कहा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह की मजार, मस्जिद, मदरसा निश्चित तौर पे इनके सहारे चल रही है और इनको टारगेट करने का काम कर रही है। और विपक्ष की जो कांग्रेस की सरकार वो कहती है कि हमारा वोट बैंक यही है। वोट बैंक वाकई में वो मानते हैं इसको अपना वोट बैंक नहीं, वो अपना गुलाम मानते हैं इसको कहीं ना कहीं। लेकिन जब खास तौर पे विशेष समुदाय को अपने साथ पार्टी को खड़े करने की बात आती है या अपना साथ पाने की बात आती है या वाकई में ये सेकुलरिज्म की बात करती है, पार्टी सेकुलर पार्टी है और सेकुलर तरीके से साथ खड़ी हो, जब ऐसी नौबत आती है वहां कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से, पहले दबे मुंह कहती थी अब खुले मुंह कहने लगी है कि माहौल देखो भाजपा ने कैसा बना दिया है, ऐसे माहौल में हम खुल के साथ नहीं खड़े हो सकते, हमारा हिंदू भाग जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हिंदू भाग जाएगा तो फिर कांग्रेस पार्टी कहां से सेकुलर पार्टी है? अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हिंदू साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है पार्टी से, चाहे वो विशेष समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की बात है, तो फिर सेकुलर की बात क्यों कर रहे हैं? तो सेकुलर के नाम पे कांग्रेस पार्टी ने एक समुदाय को और दलित को, पिछड़ों को बड़ा धोखा दे रखा है। अब कहीं ना कहीं वो समुदाय भी इस बात को समझ रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के जुल्म सितम को, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को, भारतीय जनता पार्टी जितने भी अत्याचार के उनको विशेष समुदाय ने, मुस्लिम समुदाय ने खुद ही फेस करना है, उस लड़ाई को खुद ही लड़ रहा है, उस लड़ाई को खुद ही फेस कर रहा है, लड़ना पड़ रहा है या लड़ रहा है, उसके साथ जिसको 100% वोट दे रहा है वो साथ ही नहीं खड़ा हो रहा है, तो उस पार्टी में क्यों वो रहेगा? ये अब मुस्लिम समाज भी समझ रहा है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा हिंदू भाइयों को, जो हिंदू भाई जन अधिकार पार्टी में हजारों की संख्या में जुड़े हैं। उनका कहना भी स्पष्ट है कि एक इस विशेष समुदाय को खास तौर पे इन लोगों ने आज तक 70 सालों से सिर्फ इस्तेमाल किया है, सेकुलर बोल के इनका इस्तेमाल करा गया है। इन खासतौर पे विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय को अब समझना चाहिए। और हम हिंदू भाई जहां पे मुस्लिम व्यक्ति को जिले के अंदर आगे बढ़ाने की बात आएगी, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहां पर मुस्लिम समुदाय की आवाज उठाने की बात आएगी, वहां जन अधिकार पार्टी का हिंदू नहीं भागेगा।
जो कांग्रेस पार्टी का कहती है कि हमारा हिंदू भाग जाएगा, तो जब जन अधिकार पार्टी का हिंदू नहीं भागेगा तो हम उसकी आवाज बनने का काम करेंगे। तो इसी तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए हमारी पार्टी में 36 बिरादरी के लोगों ने ये मन बनाया है कि जिस समुदाय की भी बात होगी उसको जन अधिकार पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मंच पे उठाया जाएगा। यदि गुज्जर समाज की बात होगी तो जन अधिकार पार्टी के मंच पे उसको खुले में उठाया जाएगा। सैनी समाज की बात होगी तो उठाया जाएगा। अनुसूचित जाति समाज की बात होगी तो उसको उठाया जाएगा। अनुसूचित जनजाति समाज की बात होगी उसको भी उठाया जाएगा। और यदि कश्यप, पाल, किसी भी बिरादरी की बात होगी तो उसको उठाया जाएगा। और यदि मुस्लिम समाज की बात को कहीं उठाने की बात होगी तो उसको भी उठाया जाएगा। लेकिन इनमें और हमारे में फर्क ये है कि इनका हिंदू भाग जाएगा, जन अधिकार पार्टी का हिंदू साथ खड़ा होकर सेकुलर है तो सेकुलर की ही बात करेगा। ये इसमें हमारे में फर्क है। तो इन बहुत सारे ऐसे हमारी पार्टी के सिद्धांत है जिनको लेकर जन अधिकार पार्टी का आज लगातार कारवां भी बढ़ रहा है। बहुत अच्छे सामाजिक लोग, संगठनों से जुड़े लोग आए दिन जन अधिकार पार्टी के बैनर तले मजबूत आवाज बनने का काम कर रहे हैं, पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। तो 2027 में जैसे आपने कहा कि हमारी क्या तैयारी है, तो ये तैयारी जनता की तैयारी है और ये जनता का ही फैसला होगा। जनता ही जनता जनार्दन है। वो इस बार तीसरे विकल्प के तौर पे जन अधिकार पार्टी के अनेकों सदस्यों को विधानसभा भेजने वाली है। ऐसा हमें जनता की तरफ से आश्वासन भी मिल रहा है और हमें दिख भी रहा है कि जिस तरीके से जनता और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सर कितने इस बार विधानसभा से आप चुनाव लड़ा, कितनी सीटों पर? देखिए, अगर प्रदेश की 70 की 70 सीटों पे पार्टी की स्वीकार्यता होगी और जनता चाहेगी यहाँ चुनाव लड़ा जाए तो 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। बाकी नहीं तो जहां जहां जनता चाहेगी वहां हम चुनाव लड़ेंगे। हम किसी को जिताने के लिए और किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ने का काम नहीं करेंगे। हमारा स्पष्ट संदेश है कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों को आगे लाने के लिए, बदलाव के लिए अच्छे लोग आगे आना जरूरी है, उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। और वो 70 की 70 सीटों पे यदि उत्तराखंड की जनता कहेगी, स्वीकार करेगी और हमें जन अधिकार पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगी तो हम 70 की 70 सीटों पे लड़ाएंगे। अन्यथा जितनी सीटों पे स्वीकार्यता होगी पार्टी की और जनता चाहेगी हम उतनी सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे। और सर आप किस विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं? देखिए, जब से मैं राजनीति की शुरुआत की है, निश्चित तौर पे देहरादून के पछवा दून क्षेत्र विधानसभा सहसपुर से हम लोगों का जितना हमारे से हो सकता है हम कहीं ना कहीं लोगों के साथ खड़ा होने का काम करते आ रहे हैं, एक आवाज बनने का काम कर रहे हैं लोगों की। और बहुत मजबूती के साथ हमने शीशमबाड़ा के ट्रेंचिंग ग्राउंड का आंदोलन भी किया था 2016 में। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी में हमारे ही कई सारे नजदीकी लोग थे, खनन का कारोबार कर रहे थे, ठीक है, नदी खालों की जमीनों में पट्टे सट्टे खरीद के उनको उन पे कब्जे करने का काम कर रहे थे, कई फार्म हाउस बनाने का काम कर रहे थे जो कांग्रेस का दुरुपयोग कर सकते थे। बहुत सारे दुरुपयोग ऐसे हमारे कई सारे कांग्रेसी लोग कर रहे थे, जिसका परिणाम यह है कि आज किसी के 3 स्टार 4 स्टार होटल बन गए, गेस्ट हाउस बन गए, किसी के और अन्य कारखाने चल रहे हैं या अन्य संस्थान खड़े हो गए हैं। लेकिन पछवा दून क्षेत्र की आवाज उन लोगों ने नहीं उठाई, जिसका परिणाम आज पूरा पछवा दून भुगत रहा है। उस समय यदि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने होटल बनाने के और नदी खालों की जमीनों को कब्जाने के भू माफिया वाला काम बंद करके थोड़ी सी भी साथ दिए होते तो आज पछवा दून के अंदर जो शीशमबाड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड लगा है, ऐसी बीमारी वहां पर नहीं लग पाती। और उसका नतीजा आज ये है कि पूरा पछवा दून प्रदूषित हवा का शिकार हो रखा है, प्रदूषित पानी का शिकार हो रखा है, वहां पर अनेकों प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। तो जब हमने इस क्षेत्र में 8-8 महीने का आंदोलन किया है और इस क्षेत्र में हमेशा हम यहाँ के हर समुदाय के साथ तन मन धन से साथ खड़े रहे हैं, तो और हमारी शुरुआत भी यहीं से, निश्चित तौर पे विधानसभा सहसपुर की जनता स्वीकार करती है हमें और स्वीकार करेगी और उम्मीद है कि इस बार मौका भी देगी। तो सहसपुर विधानसभा में हम शुरू से नेतृत्व करते हैं और यहाँ की जनता कहीं ना कहीं जन अधिकार पार्टी का हमारी तरफ अब देख रही है, क्योंकि एक भी 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा सहसपुर में उपलब्धि नहीं है जिसको जनता में जाके बता सके मेरी ये उपलब्धि है। कांग्रेस पार्टी उपलब्धि की तो बात छोड़ो, उसके तो सरकार में ही ट्रेंचिंग ग्राउंड लगा, ऐसी बहुत सारी अन्य ऐसी चीजें हुई हैं जिससे पछवा दून को नुकसान हो रहा है। तो निश्चित तौर पे विधानसभा सहसपुर में हम नेतृत्व करते आ रहे हैं। बाकी जनता जनार्दन है, जो जनता का फैसला होगा वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो धन्यवाद सर, आपने हमें कीमती समय दिया। दोस्तों हमारे साथ लाइव में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।